Hello dear students, myself KC sir and I welcome you all to Adviz Learning, Live to Learn. Dear students, हम लोगों ने ना लास्ट लेक्चर में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर में। तो जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है वो एक्चुअली में मार्केट में ऐसा दिखता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में टोटल 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इस तरह से 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक, इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब कैसा ना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोगों को इसको डिटेल में स्टडी करना है। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आइदर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप का होगा, नहीं तो वो होगा पीएनपी टाइप का। बीच वाला टर्मिनल बेस, एक साइड का एमिटर, एक साइड का कलेक्टर, इस तरह से होता है। थोड़ा सा अगर सिंबॉलिकल स्टूडेंट्स हमने देखा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को, देखो ये पीएन जंक्शन है ना, तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बना दिया, एंड ये भी पीएन जंक्शन है तो इस पीएन जंक्शन डायोड का ऐसा सिंबल बना दिया। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में टोटल 2 पीएन जंक्शन है। फिर से अगर आप देखो तो ये एक पीएन जंक्शन है तो ये पीएन जंक्शन का सिंबल है, ये दूसरा पीएन जंक्शन है तो ये दूसरे पीएन जंक्शन का सिंबल है। तो इन केस ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देयर आर 2 पीएन जंक्शन डायोड्स। ये एक पीएन जंक्शन है, ये दूसरा पीएन जंक्शन है। दिस इज 1 पीएन जंक्शन, दिस इज द सेकंड पीएन जंक्शन, ठीक है। सिंबॉलिकली स्टूडेंट्स, सिंबॉलिकली अगर हमको एनपीएन को रिप्रेजेंट करना है तो सिंबॉलिकली वी डिनोट इट लाइक दिस। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या, हम लोग इसको सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। तो जैसा मैंने बोला, बीच वाला क्या है, तो बीच वाला टर्मिनल बेस है। हम लोग ये ऊपर वाले टर्मिनल को कलेक्टर मान के चलते हैं एंड नीचे वाले टर्मिनल को एमिटर मान के चलते हैं। अब आप देखो एमिटर में ये पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कि करंट का डायरेक्शन क्या है वो तो ये सिंबल से पता चलता है। तो करंट कैसे जा रहा है, बाहर जा रहा है, एमिटर के बाहर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एमिटर के बाहर ऐसे करंट का डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो इस तरह से अगर करंट को हमने बाहर के डायरेक्शन में दिखा दिया, देन इट पॉइंट्स कि इट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। स्टूडेंट्स अगर हम लोग पीएनपी के बारे में सोच रहे हैं, पीएनपी तो सिंबल तो सेम ही रहेगा, सिंबल विल बी द सेम। मतलब फिर से हमारे पास बेस है, हमारे पास कलेक्टर है, हमारे पास एरो है, सिर्फ करंट का डायरेक्शन देखो रिवर्स हो गया। करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा पीएन जंक्शन डायोड में करंट का डायरेक्शन अंदर दिख रहा है, एमिटर के अंदर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। सिंपल वे में स्टूडेंट्स अगर आपको याद रखना है तो एनपीएन का जो सिंबल होता है, इस तरह से हम सिंबल बनाते हैं ना, तो दिस इज व्हाट बेस, दिस इज व्हाट कलेक्टर, दिस इज व्हाट एमिटर। तो सिंबल अगर एनपीएन का याद रखना है तो आप याद रखो, एरो होगा नॉट पॉइंटिंग इन। ये एक निमोनिक है, इस तरह से याद रखो, नॉट पॉइंटिंग इन, नॉट पॉइंटिंग इन। नॉट पॉइंटिंग इन मतलब बाहर पॉइंट कर रहे, एंड ये करंट थ्रू एमिटर टर्मिनल का डायरेक्शन दिखाता है, एमिटर करंट, नॉट पॉइंटिंग इन, पॉइंटिंग आउट। पीएनपी का अगर सिंबल है पीएनपी, तो पीएनपी का सिंबल स्टूडेंट्स हम ऐसा कहेंगे कि दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमिटर। तो पीएन, पीएन मतलब पॉइंटिंग इन, पॉइंटिंग इन, पॉइंटिंग इन, अंदर पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंटिंग इन, तो एरो अंदर, पॉइंटिंग इन। नॉट पॉइंटिंग इन, एरो बाहर, पॉइंटिंग इन, एरो अंदर। तो एनपीएन का सिंबल, पीएनपी का सिंबल, आप याद रखो, ठीक। अब ना स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बोला कि हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलो या पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलो, टोटल देयर आर 3 टर्मिनल्स। एक होता है एमिटर, बीच वाला होता है बेस एंड लास्ट वाला होता है कलेक्टर। एक एक के बारे में हमको अभी स्टडी करना है, ठीक। एनपीएन, पीएनपी, ये 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, ध्यान दीजिए। तो जो हमारा एमिटर होता है ना स्टूडेंट्स, एमिटर दैट इज हेवीली डोप्ड। मतलब ये एमिटर वाला ये जो पोर्शन है, दिस एमिटर पोर्शन, दिस इज हेवीली डोप्ड पोर्शन। एमिटर वाला हेवीली डोप्ड मतलब इसके अंदर डोपेंट्स, इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा है। इंप्यूरिटीज का कॉन्सेंट्रेशन एमिटर में बहुत ज्यादा है। एमिटर का जो साइज होता है वो एवरेज होता है, एमिटर का साइज इज एवरेज, एमिटर का साइज एवरेज होता है। जो बेस होता है दैट इज द सेंट्रल सेगमेंट, बीच वाला पोर्शन होता है बेस, बीच वाला पोर्शन सेंट्रल सेगमेंट, दैट इज द बेस।
एंड हमारा बेस ना स्टूडेंट्स इज वेरी 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 लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, बहुत पतला होता है, बहुत लाइटली डोप्ड होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन है बीजेटी को बनाने का। बेस क्या होता है, बहुत पतला एंड वेरी लाइटली डोप्ड। जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है यानी कलेक्टर, दैट इज मॉडरेटली डोप्ड, मतलब यहां पे डोपिंग लेवल इज एवरेज, मॉडरेटली डोप्ड है, ये मॉडरेटली डोप्ड है एंड वेरी लार्ज इन साइज होता है। कलेक्टर का साइज सबसे लार्ज होता है, लार्जर इन साइज, साइज सबसे लार्ज। सबसे छोटा साइज का कौन, तो बेस वेरी थिन, एंड सबसे लार्ज कौन, कलेक्टर, एंड मीडियम साइज का कौन, तो एमिटर, मॉडरेट इन साइज। सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें, एमिटर, सबसे कम डोपिंग किसमें, बेस, एंड बीच में डोपिंग किसमें, कलेक्टर। बराबर। अब हमेशा याद रखना कि आपके ट्रांजिस्टर में ना दो जंक्शन है, एक है एमिटर बेस जंक्शन, एक एमिटर बेस जंक्शन है, एंड दूसरा स्टूडेंट्स आपके पास है बेस कलेक्टर जंक्शन। दो जंक्शन है ना एमिटर बेस, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है एमिटर बेस, एंड दूसरा कौन सा जंक्शन होता है, बेस कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर में देयर आर टू जंक्शंस, एमिटर बेस जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन। अगर मेरे को ट्रांजिस्टर को यूज करना है एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तरह अगर मेरे को ट्रांजिस्टर को यूज करना है, तो एम्पलीफायर में ना स्टूडेंट्स हम लोग एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। अगर मेरे को ट्रांजिस्टर को यूज करना है एज एन एम्पलीफायर, तो दिस एमिटर बेस मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड, एंड जो हमारा बेस कलेक्टर होगा स्टूडेंट्स, बेस कलेक्टर, दैट बेस कलेक्टर मस्ट बी रिवर्स बायस। बेस कलेक्टर को कैसा करना है, तो रिवर्स बायस। एमिटर बेस मस्ट बी फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर मस्ट बी रिवर्स बायस, अगर मेरे को ट्रांजिस्टर को यूज करना है एज एन एम्पलीफायर। एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ध्यान दो, दोनों में सेम ही चीज होगा। सपोज आई एम यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर मैंने यूज किया तो ये क्या है, ये एमिटर है, ये क्या है, तो ये बेस है, ये क्या है, तो ये कलेक्टर है। तो एनपीएन, तो दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन। क्लियर है? कैसा है ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि दिस इज एमिटर, मैंने आपको बोला दिस इज बेस, मैंने आपको बोला दिस इज कलेक्टर। ओके, तो एमिटर बेस को क्या करना है, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस अगर हमको करना है तो N मस्ट बी कनेक्टेड टू नेगेटिव वोल्टेज ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी। अभी तो सीख गए ना फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, N विद कनेक्टेड विद माइनस एंड P शुड बी कनेक्टेड टू प्लस, इस तरह से। तो एमिटर बेस को हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस। फिर मैं क्या बोल रहा है कि बेस कलेक्टर मस्ट बी रिवर्स बायस, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस। तो बेस कलेक्टर रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मतलब कि P के साथ कौन कनेक्टेड होगा, माइनस, एंड N के साथ कौन कनेक्टेड होगा, तो प्लस। तो हो गया ये क्या, रिवर्स बायस, हो गया ये क्या, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्या नहीं, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, एंड रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रिवर्स बायस में द जंक्शन एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट, रिवर्स बायस में जंक्शन एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट। अगर मैं डिप्लीशन लेयर की बात करूं, डिप्लीशन लेयर, तो क्या हो जाएगा, ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस के वजह से यहां पे डिप्लीशन लेयर काफी कम हो जाएगा। द डिप्लीशन लेयर इन दिस पोर्शन विल बी वेरी लेस। डिप्लीशन लेयर आपको याद है ना, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर पतला होता है, द डिप्लीशन लेयर विल बी थिन एमिटर बेस में, डिप्लीशन लेयर। अच्छा, एंड अगर मैंने बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस किया, बेस कलेक्टर इज रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर चौड़ा होता है, लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस करने की वजह से हमारा डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, थिक, द डिप्लीशन लेयर विल बी थिक। तो स्टूडेंट्स कैन वी से कि यहां पे इधर का रेजिस्टेंस आगे ट्रांसफर हो गया है, रेजिस्टेंस आगे ट्रांसफर हो गया है, तो इट इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, यहां से आता है ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे एमिटर बेस का रेजिस्टेंस किधर चला गया, बेस कलेक्टर में चला गया, तो इट इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। खैर ये चीज पे हम बाद में वापस डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखो कि एमिटर बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर शुड बी रिवर्स बायस। अगर मेरे को बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की तरह यूज करना है, तो इफ आई वांट टू यूज इट एज एन एम्पलीफायर, तो एमिटर बेस मस्ट बी फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर मस्ट बी रिवर्स। क्लियर है, बहुत बढ़िया। मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मोड्स ऑफ ऑपरेशन। अब कैसा है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास बीजेटी में टोटल 3 टर्मिनल्स है,
एमिटर, बेस, कलेक्टर, हमें एक टर्मिनल को कॉमन रखना पड़ता है। एक टर्मिनल को स्टूडेंट्स कॉमन रखना पड़ता है, मतलब या तो हम एमिटर को कॉमन रखते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, नहीं तो स्टूडेंट्स हमको बेस को कॉमन रखना पड़ता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसको हम बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। या फिर हम कलेक्टर को कॉमन रखते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, हम इसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। एकदम न्यू चीजें हैं तुम्हारे लाइफ में, तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आसान होता रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो चीज है ना, ये पूरे इंजीनियरिंग में काम आता है, पूरे इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम आगे बढ़ते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है ना, दैट ऑपरेट्स इन डिफरेंट मोड्स, अलग अलग मोड्स में वो काम करता है। एक एक्टिव मोड है, एक्टिव मोड में हमने बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस किया, कलेक्टर बेस को भी फॉरवर्ड बायस किया, दैट्स एक्टिव मोड। कैरेक्टरिस्टिक्स करते टाइम चीजें और क्लियर होगा, अब आप नोट करते जाओ। दूसरा स्टूडेंट्स आता है कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड को हम यूज करते हैं जब मेरे को बीजेटी को ऑफ स्विच की तरह यूज करना है, ऑफ स्विच, तो उसमें एमिटर बेस शुड बी रिवर्स बायस एंड कलेक्टर बेस शुड बी रिवर्स बायस, दोनों एमिटर बेस भी रिवर्स बायस, कलेक्टर बेस भी रिवर्स बायस, देन इट्स अ कट ऑफ मोड। एंड अगर स्टूडेंट्स हम लोग एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं, एम्पलीफायर, तो सैचुरेशन मोड, इसको हम कहते हैं बेस एमिटर मस्ट बी फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस मस्ट बी रिवर्स बायस, जो आपको ड्रॉ करके अभी बताया, बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस मस्ट बी रिवर्स बायस, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे आप देख सकते हो कि दिस इज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यहां पे हमने एन टर्मिनल, ये एन टर्मिनल है एंड ये पी टर्मिनल है, तो एन का जो माइनस है, एन माइनस, वो आपस में लगा हुआ है एंड पी इज कनेक्टेड टू प्लस। मतलब कि स्टूडेंट्स हम यहां पे समझ सकते हैं कि ये हमारा एमिटर एंड बेस फॉरवर्ड बायस है, दिस इज व्हाट, दिस इज एमिटर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बीच का यानी बेस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कलेक्टर। तो हमको ये दिख रहा है कि हमारा एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस ही रखते हैं। फॉरवर्ड बायस का जो वोल्टेज है वो हमारे बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है, बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होगा तब जाके ना इलेक्ट्रॉन्स विल गो, राइट। अच्छा, जो हमारा बेस कलेक्टर है स्टूडेंट्स, बेस कलेक्टर आप देखो एन है, कलेक्टर एन इज कनेक्टेड टू प्लस एंड हमारा पी जो बीच का है, दैट अगर हम लोग यहां से जाएंगे तो इज कनेक्टेड टू माइनस। इसका यह मतलब हुआ कि हमारा बेस कलेक्टर इज रिवर्स बायस्ड, ठीक। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि हमारा जो एमिटर है ना, दैट एमिटर विल थ्रो द इलेक्ट्रॉन्स। एमिटर क्या करेगा, एमिटर इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करेगा। जब स्टूडेंट्स एमिटर अपने इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करता है ऊपर, तो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बेस में से निकल जाएगा, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स बेस में से निकल जाएगा। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ना एमिटर का कलेक्टर के पास चला जाएगा, तब जाके उसको हम कलेक्टर बोलते हैं। वो विकेट कीपर है, कलेक्ट करता है। एमिटर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। तो कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया, बराबर, एमिटर ने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स बेस में से निकल गया एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, कलेक्टर के पास चला गया एंड कलेक्टर में से वो इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकल जाता है, बराबर। हमको स्टूडेंट्स ये चीज याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का ऑपोजिट होता है, ये चीज तो मालूम है। मतलब ना स्टूडेंट्स हम ये बोल सकते हैं, जरा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन देखो, लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेस में से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे, तो हमारा जो करंट होगा वो बेस के अंदर जाएगा, इसको आई बी बोलेंगे, बेस करंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं। चाहे डियर स्टूडेंट्स आप ये बेस वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखो या आप ये कलेक्टर वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखो, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक। इसका यह मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, मैंने डायरेक्शन गलत दिखा दिया, करंट इसका मतलब नीचे जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाना चाहिए। तो एज द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग अप, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे, तो हमारा करंट स्टूडेंट्स नीचे जाएगा एंड ये करंट कहां से निकल रहा है, एमिटर से निकल रहा है, तो इस करंट को क्या बोलेंगे, आई ऑफ ई, यानी एमिटर करंट। फिर से कलेक्टर में देखो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, कलेक्टर में से बाहर जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उल्टा होता है ना। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। स्टूडेंट्स, अगर आईसी यहां पे इधर है तो आईसी यहां पे इधर होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं ना, तो करंट उल्टा, ये आईसी। अच्छा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो आपका आई बी इधर ऐसा होगा, है क्या नहीं, आई बी, आई बी। आप ना स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे केसीएल लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ एट दिस पॉइंट। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे ना केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करते हैं, तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जो एमिटर करंट है वो इस पॉइंट पे आके दो पार्ट्स में टूट रहे हैं। मतलब कि डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एमिटर करंट है आई ऑफ ई दैट इज इक्वल्स टू आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी। एंड ये जो हमारा इक्वेशन है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर में। हमेशा दिस इक्वेशन इज वैलिड, चाहे कॉमन बेस हो, कॉमन एमिटर हो, कॉमन कलेक्टर हो, सब में दिस इक्वेशन इज वैलिड कि आई ऑफ ई इज आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी। आई ऑफ ई मतलब एमिटर करंट, एमिटर टर्मिनल से निकलने वाला करंट, एमिटर करंट। आई ऑफ बी मतलब बेस के अंदर जाने वाला करंट, बेस करंट। एंड आई ऑफ सी मतलब कलेक्टर के अंदर जाने वाला करंट यानी कलेक्टर करंट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप ये समझ पा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स ना क्या हो रहा है, कलेक्टर में से एकदम गश में निकल रहे, गश में निकल रहे, फोर्स में निकल रहे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी बढ़ चुका है। एंड इलेक्ट्रॉन्स अगर इतना फास्ट निकल रहे कलेक्टर में से, मतलब दिस कलेक्टर करंट इज वेरी लार्ज। हो गया ना एम्पलीफायर के हल्का सा यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एमिटर से, वो बहुत फास्ट कलेक्टर से निकल रहे हैं, तो दैट इज आउटपुट। ये आउटपुट है, तो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड बेस करंट काफी कम होगा। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे बाद में। फिलहाल आप ये करंट का इक्वेशन याद रखो कि आई ऑफ ई इज आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी, ठीक। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इंजेक्टेड इनटू द बेस रीजन, एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इनटू द बेस रीजन, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाएगा बेस में से बाहर, बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास चला जाएगा। वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स बेस में से निकलेगा, वेरी फ्यू। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिटर का कलेक्टर के पास चला जाएगा। मतलब कि दिस बेस करंट विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट, तो दिस बेस करंट इज वेरी स्मॉल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर, सो कलेक्टर करंट इज वेरी लार्ज, दैट्स नथिंग बट अ एम्पलीफायर, ठीक है। अब ये अगर आप देखो ना, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा ध्यान से देखो, फर्स्ट टाइम हम ये चीज सीख रहे हैं। मैं आपको ये सारे कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एनपीएन के लिए सिखाएगा, सिलेबस में सिर्फ एनपीएन के लिए ही है। पीएनपी के लिए भी ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, बस एरो का डायरेक्शन ऊपर होगा पीएनपी में। दिस इज एनपीएन, तो एरो मेरे को बाहर जाते हुए दिख रहा है, मतलब इट इज नॉट पॉइंटिंग इन, मतलब इट्स एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अच्छा, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, लेफ्ट वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं इनपुट, ये इनपुट है। राइट वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट। कैसा है ना स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो इनपुट है, इनपुट एंड जो आउटपुट है, उसके बीच में एक पार्ट कॉमन है, एमिटर। एमिटर इज कॉमन। देखो, बेस सिर्फ इनपुट पे, बेस तुम्हारा आउटपुट साइड में है ही नहीं। यू शुड विजुअलाइज बाय ड्रॉइंग एन इमेजिनरी लाइन लाइक दिस। एक इमेजिनरी लाइन यहां पे ऐसा सोचो, उस लाइन के लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन इनपुट एंड उस इमेजिनरी लाइन के राइट साइड का पूरा पोर्शन इज आउटपुट। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैंने यहां पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, तुमको ड्रॉ नहीं करना है, विजुअलाइज करो। तो इस इमेजिनरी लाइन के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है इनपुट, इमेजिनरी लाइन के राइट साइड में जो कुछ भी है आउटपुट। तो आउटपुट पे टर्मिनल है कलेक्टर, इंडिपेंडेंट टर्मिनल, अकेला स्वतंत्र टर्मिनल कलेक्टर, एंड इंडिपेंडेंट टर्मिनल इनपुट पे बेस। कॉमन इनपुट एंड आउटपुट के साथ ज्वाइंट इज एमिटर। एमिटर आउटपुट पे भी है, एमिटर इनपुट पे भी है। इसके लिए हम इस कनेक्शन को कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब एमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो बेस में से जो करंट जाता है दैट इज आईबी, एमिटर में से जो करंट जाता है दैट इज आई ऑफ ई, कलेक्टर में जो करंट जाता है दैट इज आई ऑफ सी। कलेक्टर के साथ जो वोल्टेज लगाया, कलेक्टर के साथ जो वोल्टेज लगाया, उसका दूसरा टर्मिनल एमिटर के साथ लगाया।
कलेक्टर के साथ जो वोल्टेज लगाया उसका दूसरा टर्मिनल एमिटर के साथ लगाया तो इट इज VCE, C मतलब कलेक्टर, E मतलब एमिटर। यहां पे अगर आप देखो तो बेस के साथ जो वोल्टेज लगाया उसका दूसरा एमिटर के साथ लगाया, सो दैट इज VBE, B मतलब बेस, E मतलब एमिटर, VBE। बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब ना स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे इस कॉमन एमिटर में जो इनपुट करंट है स्टूडेंट्स, इनपुट करंट दैट इज IB। कॉमन एमिटर में इनपुट करंट वो क्या है? IB है। अच्छा, जो आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट दैट इज IC है कि नहीं? इनपुट साइड का करंट कितना है? IB। आउटपुट साइड का करंट कितना है? IC। तो इनपुट करंट कॉमन एमिटर में IB होता है एंड आउटपुट करंट कॉमन एमिटर में IC होता है। यहां तक समझ में आया? एक नया टर्म स्टूडेंट्स हमको इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज कॉल्ड एज करंट गेन। करंट गेन, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म विच इज कॉल्ड एज करंट गेन। करंट गेन, गेन मतलब क्या होता है? फायदा। गेन मतलब फायदा। तो यहां पे हमको देखना है कि कितना करंट में फायदा हुआ, करंट का फायदा कितना हुआ। हाउ टू फाइंड फायदा, प्रॉफिट, गेन कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल, आउटपुट बाय इनपुट। अरे मिला कितना डिवाइडेड बाय दिया कितना, आउटपुट बाय इनपुट, है कि नहीं? आउटपुट बाय इनपुट दैट्स गेन। करंट का रेशियो तो करंट गेन। कॉमन एमिटर में ना स्टूडेंट्स जो करंट गेन होता है उसको बोलते हैं बीटा। कॉमन एमिटर में करंट गेन क्या होता है? बीटा। तो करंट गेन में जो बीटा होगा यानी करंट गेन दैट इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट है IC डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है? तो इनपुट है IB, तो IB। ये हमारा फायदा है, ये हमारा गेन है इन कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर में द करंट गेन इज बीटा विच इज IC बाय IB। आप ये नोट कर लो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग ना कॉमन बेस का भी करंट गेन देखेंगे, कॉमन कलेक्टर का भी करंट गेन देखेंगे, तीनों करंट गेन को रिलेट भी करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉमन एमिटर का करंट गेन है IC बाय IB। व्हाई? बिकॉज इनपुट करंट इज IB, आउटपुट करंट इज IC, आउटपुट बाय इनपुट IC बाय IB इज बीटा। रेडी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा डायग्राम है दैट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा हम जल्दी भी कर सकते हैं। लेफ्ट वाला पार्ट क्या बोला था? तो लेफ्ट वाला पार्ट इज इनपुट। राइट वाला पार्ट क्या बोला था? तो राइट वाला पार्ट इज आउटपुट। अगर मैंने एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन बीच में से ड्रॉ कर दिया तो कौन सा टर्मिनल इनपुट एंड आउटपुट के साथ ज्वाइन हो रहा है? तो बेस। तो हमारा बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बेस हमारा इनपुट एंड आउटपुट के बीच में कॉमन है। सो दिस इज नथिंग बट अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा ध्यान से देखना, इनपुट का करंट कितना है? I of E। इनपुट का करंट कितना है? I of E। एंड हमारा आउटपुट का करंट कितना है? I of C। आउटपुट करंट जो आउटपुट साइड में है दैट इज IC, जो इनपुट साइड में है दैट इज I of E। मतलब स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा बोल सकता है कि इनपुट करंट इज I of E, है कि नहीं? इनपुट करंट I of E एंड जो आउटपुट करंट है दैट इज I of C, बराबर। तो इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमको अभी गेन निकालना है कि व्हाट विल बी द गेन इन दिस। तो हम कहेंगे कि इट इज करंट गेन। करंट गेन, करंट गेन स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। जो करंट गेन होगा इन कॉमन बेस इसका सिंबल होता है अल्फा। अल्फा, करंट गेन का सिंबल इज अल्फा इन कॉमन बेस। पिछले वाले में क्या था? बीटा, इसमें अल्फा। तो जो अल्फा होगा स्टूडेंट्स दैट इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट। गेन इज ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट करंट कितना है? IC। इनपुट करंट कितना है? I of E। तो अल्फा कितना है? IC बाय IE। ये हमारा अल्फा करंट गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अल्फा नोट कर लो, डायग्राम तो ड्रॉ किया ही होगा, ठीक? फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमारा बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक? एंड हमेशा की तरह अगर आप देखो तो एमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस। कैसे पता चला फॉरवर्ड बायस? तो माइनस इज कनेक्टेड टू N एंड प्लस इज कनेक्टेड टू P। तो एमीटर बेस क्या है? फॉरवर्ड बायस। एंड अगर आप इधर देखो तो आपका P इज कनेक्टेड टू माइनस एंड N इज कनेक्टेड टू प्लस, मतलब दिस इज रिवर्स बायस। बेस कलेक्टर रिवर्स बायस, एमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस, ठीक? करंट गेन क्या है? अल्फा, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें कॉमन क्या है? तो अगर आपने इमेजिनरी यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये लेफ्ट वाला साइड क्या होता है? तो लेफ्ट वाला साइड होता है इनपुट। राइट वाला साइड क्या होता है? राइट वाला साइड होता है आउटपुट।
अभी आसान लग रहा है कि नहीं? तो यहां से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया तो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में कॉमन क्या है? कलेक्टर। तो इट इज कॉमन कलेक्टर। इनपुट एंड आउटपुट के साथ कॉमन इज कलेक्टर। तो इनपुट पे करंट कितना है? IB, बेस वाला करंट। आउटपुट पे करंट कितना है? IE। तो क्या स्टूडेंट्स में ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट का करंट IE एंड इनपुट का करंट इज IB, बराबर? हमेशा की तरह क्या आएगा इसमें? करंट गेन। कि हमारा फायदा कितना हुआ? करंट गेन। एंड हाउ टू फाइंड गेन? गेन इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट, बराबर? तो जो करंट गेन होगा स्टूडेंट्स, दैट इज गैमा, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आउटपुट बाय इनपुट। सो गैमा इज नथिंग बट I of E, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट इज I of B। तो ये हमारे करंट गेन्स हो गए, ठीक? वेरी गुड। सो फिर से सेम चीज किया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर किया है। तो एमिटर एंड बेस को हमने फॉरवर्ड बायस किया है, एन कनेक्टेड टू माइनस एंड पी यहां पे इज कनेक्टेड टू प्लस, पी कनेक्टेड टू प्लस। तो एमिटर बेस इज फॉरवर्ड बायस। अगर आप बेस कलेक्टर देखोगे देन इट इज रिवर्स बायस, क्योंकि यहां पे हमने एन को प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया, इट इज रिवर्स बायस। सो करंट गेन कितना है? गैमा, इट इज आउटपुट बाय इनपुट, I by IB, ठीक? अब हम लोगों को स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि अल्फा, बीटा एंड गैमा में रिलेशन बताओ, कि इनमें रिलेशंस क्या क्या होता है। अब हम लोगों को समझना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री गेन्स। हमने एक गेन अल्फा का देखा, एक बीटा गेन देखा, एक हमने गैमा देखा, डिपेंडिंग ऑन की कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। वी गॉट 3 गेन्स। अब स्टूडेंट्स इन तीनों में रिलेशन क्या है? अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, तो ये कौन सा कॉमन है? व्हाट इज कॉमन? तो यहां पे एमिटर इज कॉमन, एमिटर इज कॉमन, राइट? तो एमिटर इधर भी जा रहा है एंड एमिटर इधर भी जा रहा है। तो दिस इज अ CE कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन चाहे कोई भी हो स्टूडेंट्स, हमारा जो करंट IE, IC एंड IB के बीच में रिलेशन होता है वो हमेशा सेम रहता है कि नहीं? स्विच को क्लोज किया तो हमको दिख रहा है कि I of E यहां पे टूट रहा है, I of E स्टूडेंट्स यहां पे टूट रहा है कि नहीं? तो I of E इज ब्रेकिंग इनटू 2 पार्ट्स। तो अगर आपने KCL लगाया, किरचॉफ्स करंट लॉ, पहले भी आपको बताया था कि किरचॉफ्स करंट लॉ अगर आपने लगाया सो यू विल गेट I of E इज इक्वल्स टू, एक IC में गया एक IB में गया, सो I of E इज इक्वल्स टू IC प्लस IB। हर कॉन्फ़िगरेशन में ना स्टूडेंट्स करंट का इक्वेशन यही फॉलो होता है कि I इज इक्वल्स टू IC प्लस IB, ठीक? अच्छा, अब सपोज कि हमको पहले अल्फा एंड बीटा का रिलेशन निकालना है। वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। मैं आपको पहले अल्फा एंड बीटा का बता रहा है। तो अल्फा एंड बीटा में देखो कॉमन क्या दिख रहा है? तो अल्फा में IC दिख रहा है, बीटा में भी IC दिख रहा है। तो इस पूरे इक्वेशन को IC से डिवाइड, इस पूरे इक्वेशन को IC से डिवाइड, तो हम कहेंगे कि डिवाइडिंग बाय IC, पूरे इक्वेशन को IC से डिवाइड। पहले तो ये देखना है कि अल्फा एंड बीटा में कॉमन क्या है, तो IC कॉमन है, पूरे इक्वेशन को IC से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा? हमको मिलेगा I of E डिवाइडेड बाय IC इज इक्वल्स टू IC डिवाइडेड बाय IC प्लस IB डिवाइडेड बाय IC। बोलो क्लियर? स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो IC बाई IE अल्फा है, ये तो उसका उल्टा है, ये तो इसका उल्टा है। मतलब दिस विल लुक लाइक 1 बाई अल्फा इज इक्वल्स टू IC बाई IC क्या हो जाएगा? 1 प्लस IB बाई IC, तो ये उल्टा, IB बाई IC उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा? 1 बाई बीटा। अब इसको सॉल्व करोगे, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दैट विल लुक लाइक बीटा प्लस 1 बाई बीटा, बीटा प्लस 1 बाई बीटा, दैट इज 1 बाई अल्फा। रेसिप्रोकल लो, तो रेसिप्रोकल डियर स्टूडेंट्स अगर आपने लिया तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, राइट? अल्फा एंड बीटा के बीच में ये रिलेशन है। अब स्टूडेंट्स अगर हमसे बोला जाए कि बीटा एंड गैमा के बीच में रिलेशन निकालो, बीटा एंड गैमा के बीच में अगर हमको रिलेशन निकालना है, हम स्टार्ट वापस से इधर से ही करेंगे, स्टार्ट इधर से ही करेंगे। सो आई क्लियर इट आउट। तो ध्यान देना, हमको अभी डिवाइड किससे करना है? तो वी वांट टू फाइंड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा। बीटा एंड गैमा में कॉमन क्या है? तो बीटा एंड गैमा में आप देखो कॉमन IB है, IB इज कॉमन। तो हम क्या करेंगे? हम इस पूरे इक्वेशन को IB से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बाय IB,
अगर हमने इस पूरे इक्वेशन को IB से डिवाइड किया तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा IE डिवाइडेड बाई IB इज इक्वल्स टू IC डिवाइडेड बाई IB प्लस IB डिवाइडेड बाई IB। बोलो क्लियर। IB डिवाइडेड बाई IB कितना होता है, 1 होता है। IE डिवाइडेड बाई IB, IE डिवाइडेड बाई IB दैट इज नथिंग बट गैमा। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर गैमा इज इक्वल्स टू IC डिवाइडेड बाई IB दैट इज बीटा प्लस 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन गैमा एंड बीटा। एंड उसी प्रकार स्टूडेंट्स आप अल्फा एंड गैमा में भी रिलेशन निकाल सकते हो, वो आप खुद करोगे। अल्फा एंड गैमा में अगर रिलेशन निकालना है तो कॉमन देखना IE आ रहा है, कॉमन देखना IE आ रहा है, तो आप इस इक्वेशन में थ्रू आउट IE से डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गैमा। ठीक, वेरी गुड। सो दीज वर द रिलेशंस बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गैमा। अब ना स्टूडेंट्स अगर हमको VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ग्राफ। सो हमको VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है फॉर अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग निकालेंगे। एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। इनपुट सर्किट का वोल्टेज अगेंस्ट करंट का ग्राफ, आउटपुट सर्किट का वोल्टेज अगेंस्ट करंट का ग्राफ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पे रखा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आप देखो एमिटर ये वाला पार्ट इनपुट है, दिस इज इनपुट पार्ट, तो आपका एमिटर इनपुट के साथ टच्ड है एंड आपका एमिटर ये बाहर का जो पार्ट है ये आउटपुट वाला पार्ट है, तो आपका एमिटर आउटपुट के साथ भी टच्ड है। सबसे ज्यादा कॉमन एमिटर ही यूज होता है हमारे सिलेबस में, ज्यादातर कॉमन एमिटर ही है, तो हम कॉमन एमिटर का ही VI कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। ठीक, तो जो इनपुट है स्टूडेंट्स आप नोट कर लो, इनपुट में वोल्टेज कितना है, इनपुट में वोल्टेज कितना है VB, इनपुट में करंट कितना है IB, इनपुट सर्किट में करंट कितना IB, इनपुट सर्किट में वोल्टेज कितना VB। ठीक, तो मैं यहां पे बाजू में लिख के देता है कि अगर मैं इनपुट सर्किट सोच रहा है, अंदर वाला सर्किट इनपुट सर्किट, तो इनपुट सर्किट में वोल्टेज कितना है VB इज द वोल्टेज एंड करंट कितना है, तो करंट है IB इनपुट सर्किट के लिए। ठीक, आउटपुट सर्किट में सोचो, आउटपुट सर्किट में वोल्टेज कितना है, वेरी गुड VC, आउटपुट सर्किट में करंट कितना है IC, वेरी गुड। तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि अगर हम लोग आउटपुट सर्किट सोच रहे हैं, OP मतलब आउटपुट, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट आउटपुट सर्किट, तो आउटपुट सर्किट में वोल्टेज इज VC, आउटपुट सर्किट में करंट इज IC, आउटपुट सर्किट में वोल्टेज कितना VC, आउटपुट सर्किट में करंट कितना IC। ठीक, हमको V अगेंस्ट I का ग्राफ बनाना है, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि इनपुट के ग्राफ में VBE अगेंस्ट IB का ग्राफ होगा एंड आउटपुट के ग्राफ में इट इज VCE अगेंस्ट IC का ग्राफ है कि नहीं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स होता है VBE अगेंस्ट IB का ग्राफ एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है VCE अगेंस्ट IC का ग्राफ। ठीक, ओके। अब ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा मैंने बोला IB एंड VB के बीच का ग्राफ, ये इनपुट वोल्टेज था, आपने अभी अभी लिखा, ये इनपुट करंट था, तो इनपुट वोल्टेज अगेंस्ट इनपुट करंट का ग्राफ हमने प्लॉट किया। तो हमको क्या दिखता है पता है क्या, बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस्ड है। आपको अगर याद आ रहा है तो PN जंक्शन डायोड में बेस एमिटर वाज फॉरवर्ड बायस्ड है कि नहीं। तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये एमिटर है, ये हमारा बेस है एंड ये हमारा कलेक्टर है। तो एमिटर बेस टर्मिनल कैसा था, तो एमिटर बेस टर्मिनल वाज फॉरवर्ड बायस्ड। तो अगर एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड था एंड वो इनपुट वाला साइड है, तो इनपुट वाला फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमको स्टूडेंट्स इस ग्राफ को देखते हुए ना ये समझ में आता है कि जो ग्राफ है फॉरवर्ड बायस का ग्राफ, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस जैसे जैसे VC मतलब आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, जो हमारा ग्राफ है ना स्टूडेंट्स, दैट शिफ्ट्स, वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। मतलब अगर किसी ने हमको बोला VC इक्वल टू 30 पे प्लॉट करो, VC इक्वल टू 30 पे, तो VC इक्वल टू 30 पे अगर हमको प्लॉट करना है तो हम कहेंगे VC इक्वल टू 30 का ग्राफ ऐसा होगा, दिस इज VC एट 30। अगर 40 पे सोच रहे तो और शिफ्ट होगा। एक चीज आप समझ जाओ कि क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ओहम्स लॉ जैसा, ग्राफ इज अ कर्व, तो यहां पे नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं मिलता है।
वी डोंट गेट नॉर्मल रेजिस्टेंस हियर, हमको मिलता है डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस मतलब अलग अलग पॉइंट पे रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है, डायनामिक रेजिस्टेंस। ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस कब मिलता है? जब ओहम्स लॉ फॉलो होता है, बट हमको मालूम है ये क्या है, ये तो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स है, ये ओहम्स लॉ फॉलो करता ही नहीं। ओहम्स लॉ होता तो ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, तो अभी यहां पे हमको ऐसा कर्व जो मिल रहा है ना, इसके वजह से हमको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, डायनामिक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम उसको बोलते हैं आर डी, डी फॉर डायनामिक। डायनामिक मतलब हर पॉइंट पे, हर जगह पे रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस हमको मिलेगा चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ये डायनामिक रेजिस्टेंस होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। डायनामिक रेजिस्टेंस चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, मतलब कोई भी दो पॉइंट आप सोच लो, सपोज यू आर कंसीडरिंग दिस पॉइंट, ये दो पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज चेंज हुआ डिवाइडेड बाय इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना करंट चेंज हुआ, दैट इज योर डायनामिक रेजिस्टेंस। वोल्टेज कौन सा सोचना है स्टूडेंट्स? इनपुट, तो डेल्टा वी बी ई। एंड करंट भी कौन सा सोचना है? डेफिनेटली इनपुट, तो दैट इज आई बी। तो ये हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। अब अगर मैंने इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के बजाय आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट किया, अगर इनपुट करंट के जगह पे वाई एक्सिस पे आउटपुट करंट रखा, दैट इज आईसी, एंड इनपुट वोल्टेज के जगह पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट वोल्टेज रखा यानी वीसी, तो हमको ऐसा ही एक ग्राफ मिलेगा, बट दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। देखो ये वीसी आउटपुट वोल्टेज, एंड जो वाई एक्सिस है दैट इज आउटपुट करंट यानी आईसी, सो दैट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स हमको क्या दिखता है पता है क्या? कि अगर हमने इनपुट पे कोई करंट दिया ही नहीं, बेस करंट, इनपुट जो करंट था ना आईबी, इनपुट का जो करंट था बेस करंट, वो इनपुट करंट अगर हमने नहीं दिया आईबी 0, तो हमको आउटपुट पे भी कोई करंट लगभग नहीं मिलता है। लगभग हमको आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिलता है। आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स कि बीटा क्या था? बीटा वाज नथिंग बट आईसी बाई आईबी। अगर बीटा आईसी बाई आईबी था तो आईबी अगर ऊपर जाएगा तो आईसी क्या होगा? आईसी हो जाएगा बीटा इंटू आईबी, एंड आईबी आपका इनपुट करंट। इनपुट करंट आपने 0 डाला तो 0 इंटू बीटा क्या हो गया? 0। तो आईसी का वैल्यू कितना? 0, तो एकदम 0। तुम बोलोगे 0 कहां पे है? 0 मतलब तो एक्स एक्सिस के साथ लिंक होना चाहिए, थोड़ा सा तो ऊपर है ना। तो ये हल्का सा करंट स्टूडेंट्स आपको मिलता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस। माइनॉरिटी चार्ज की वजह से एक हल्का सा करंट मिलता है, पर वो ना के बराबर है। ये कब? जब आईबी का वैल्यू 0। आप आईबी 0 डालो, 0 इंटू एनीथिंग ऐसे 0। आपने स्टूडेंट्स आईबी के वैल्यू को बढ़ा दिया, कितना? 10। आईबी का वैल्यू 0 से बढ़ के 10 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय बीटा, तो आईसी का वैल्यू बढ़ेगा। तो आईसी का वैल्यू देखो बढ़ गया। आपने आईबी का वैल्यू और बढ़ा दिया 20, तो 20 इंटू बीटा, आईसी का वैल्यू और बढ़ेगा। आपने आईबी और बढ़ाया तो आईसी और बढ़ेगा। इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट जहां पे हमारा आईसी का वैल्यू एक फिक्स लेवल के बाद कांस्टेंट हो गया, आईसी का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, आईसी का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, इसको बोलते हैं सैचुरेशन हो जाना। सैचुरेशन हो जाना मतलब अब आप कितना भी वोल्टेज को बढ़ाओ, वीसी कितना भी बढ़ाओ, करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो सैचुरेशन हो चुका है। दिस एंटायर रीजियन ना स्टूडेंट्स is called as active region. This is called as active region. ये पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन वाले रीजन को एक्टिव रीजन। जब आपने आईबी को 0 किया था, आईबी को 0 किया था, ठीक है, तो 0 इंटू बीटा, आईसी वॉज 0, हल्का सा माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट मिल रहा था, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है ना स्टूडेंट्स, हल्का सा करंट मिलने वाला माइनॉरिटी चार्ज की वजह से, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जब ऑफ होता है ना, तो इट इज वर्किंग इन द कट ऑफ रीजन। बीजेटी जब वर्क्स एज अ एम्पलीफायर इट वर्क्स इन द एक्टिव रीजन। बीजेटी जब ऑन स्विच होता है ना, तो वो इस रीजन में होता है, विच इज कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन मतलब इस रीजन के बाद सैचुरेशन आएगा, इस रीजन के बाद सैचुरेशन आएगा, दैट इज द एक्टिव रीजन। तो ये सैचुरेशन रीजन में बीजेटी क्या होता है? बीजेटी इज ऑन स्विच। कट ऑफ में क्या होता है? तो कट ऑफ में बीजेटी इज ऑफ स्विच। एंड एक्टिव रीजन में क्या होता है? तो एक्टिव रीजन में बीजेटी इज एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर। BJT acts as an amplifier in the active region, BJT acts as a on switch in the saturation region, BJT acts as a off switch in the cut off region. Cut off region में BJT is a off switch.
ठीक। अब अगर हमको ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह यूज करना है, इफ यू हैव टू यूज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, तो देखो जब हमने स्विच को क्लोज किया, व्हेन वी आर क्लोजिंग द स्विच, तो इनपुट पे करंट गया, एंड अगर स्टूडेंट्स इनपुट पे करंट गया, इनपुट पे करंट गया मतलब आईबी करंट गया, तो इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर पे करंट गया तो डेफिनेटली वो एम्पलीफाई होके यहां पे करंट पास होगा एंड बल्ब इज ऑन। तो हमारा बीजेटी इज एक्टिंग एज अ ऑन स्विच। जब स्विच क्लोज किया तब बीजेटी इज एक्टिंग एज अ ऑन स्विच। लेकिन अगर हम लोगों ने ये स्विच को ऑफ कर दिया तब तुम्हारा आईबी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो तुम्हारे इस ट्रांजिस्टर में से बाहर निकलने वाला जो करंट है आईसी, विच इज नथिंग बट बीटा इंटू आईबी, वो बीटा इंटू आईबी, आईबी का वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग, आईसी 0 हो जाएगा। सो एट दैट टाइम योर स्विच इज ऑफ। तो आप याद रखो कि अगर आईबी का वैल्यू 0 देन ऑफ स्विच, कौन? बीजेटी। एंड अगर आईबी का वैल्यू इज नॉन जीरो देन द स्विच इज ऑन। एंड स्विच ऑफ कब हो जाएगा? ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक से इन द कट ऑफ रीजन। एंड स्विच ऑन कब रहेगा? कैरेक्टरिस्टिक से इन द सैचुरेशन रीजन। इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज कर सकते हैं, बराबर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अगर स्टूडेंट्स हमको ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो हम लोग ये जो कलेक्टर पे जो सप्लाई वोल्टेज डालते वीसी, वो हमारे एमिटर के वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। सप्लाई पे जो वोल्टेज हम डालते हैं वो हमारे एमिटर के वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। ये रूल आप याद रखो। दूसरा, हमारा बेस एंड एमिटर के बीच में जो वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। दिस इज सप्लाई वोल्ट, दिस इज इनपुट वोल्ट, दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस समझाता है। ये कौन सा है? ये आपका है सप्लाई वोल्ट, एंड ये कौन सा है? ये आपका है इनपुट वोल्ट, ये आउटपुट है। तो आपको ये समझना है कि मैं स्पीकर ऑन कर सकता हूं, स्पीकर का पावर सप्लाई ऑन कर दिया, पर मैंने गाना नहीं बजाया। स्पीकर चालू है, गाना नहीं बज रहा है, तो स्पीकर चालू है मतलब सप्लाई वोल्टेज सप्लाई दिया है, उसमें अभी गाना इनपुट डाला, सॉन्ग्स इनपुट डाला, तो स्पीकर बजेगा एंड मेरे को आउटपुट सुनाई देगा। समझ रहे हो? सो दिस इज डिफरेंट, सप्लाई वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। सप्लाई मतलब स्पीकर को ऑन करना, इनपुट वोल्टेज मतलब उसमें गाना भेजना, एंड वो गाना एम्पलीफाई होकर बाहर निकलेगा। तो ये दो रूल्स जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज होते हैं तो हमको याद रखना है कि सप्लाई वोल्टेज हमारे आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा हो तो स्पीकर चलेगा, लो वोल्टेज पे स्पीकर चलता नहीं। कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया है, घर का पावर सप्लाई कम हो गया ना, स्पीकर ऑन किया, जो गाना बजता है ना उसका वॉइस मॉड्यूलेट ठीक से होता ही नहीं। तो पावर सप्लाई का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, एंड आपका इनपुट बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा वोल्टेज पे होना चाहिए। ठीक, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। कैसा है ना स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये सीखा है कि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेस में से बहने वाला करंट इज आईबी, एमिटर में से निकलने वाला करंट इज आई ऑफ ई, एंड कलेक्टर के अंदर जाने वाला करंट इज आई ऑफ सी, बराबर। कैसा है ना स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जो करंट गेन होगा दैट करंट गेन इज कॉल्ड एज बीटा, एंड दैट बीटा इज ऑलवेज आईसी बाय आईबी, बिकॉज दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट। तो जब हम लोग इनपुट यानी आईबी देते हैं तो हमारा जो आउटपुट मिलता है आईसी, वो बीटा टाइम्स बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ जाता है? बीटा टाइम्स बढ़ जाता है। एंड बीटा का वैल्यू ना स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर के लिए 100 से 1000 होता है। द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर एन ट्रांजिस्टर इज अबाउट 100 to 1000। मतलब जो आप सिग्नल दोगे वो 100 to 1000 टाइम्स एम्पलीफाई होके आउटपुट पे मिलता है। दैट्स ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम कहां पे करेगा? इन द एक्टिव रीजन। इन द एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज अ एम्पलीफायर, बराबर। तो ना स्टूडेंट्स, आपको याद है हम लोगों ने ये चीज डिस्कस किया था, मैं आपको बोला था कि बाद में आपको समझेगा। अब आप देखो, अगर मैंने ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखा, आई एम कीपिंग ट्रांजिस्टर इन द एक्टिव मोड। एक बार वीआई कैरेक्टरिस्टिक को रिकॉल करो। वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स अगर आपने रिकॉल किया तो हमारा जो कर्व बनता है वो कर्व इस तरह से बनता है स्टूडेंट्स, यस और नो, बराबर। दिस इज योर वीआई कैरेक्टरिस्टिक। हम लोगों ने कहा था स्टूडेंट्स कि ये वाला जो रीजियन है, ये कौन सा रीजियन था? तो ये सैचुरेशन रीजियन था। दिस वाज सैचुरेशन रीजियन,
बराबर। ये वाला स्टूडेंट्स जो रीजियन था, ये कौन सा रीजियन था? तो ये एक्टिव रीजियन था, दिस वाज एक्टिव रीजियन। एंड स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि यहां पे क्या है, यहां पे आईबी का वैल्यू 0 है, इनपुट करंट दिया नहीं, तो हल्का सा जो करंट मिलता है माइनॉरिटी चार्ज के वजह से, उस रीजियन को हमने क्या बोला था? उस रीजियन में हमने बोला था कट ऑफ रीजियन। दिस इज कट ऑफ रीजियन, ठीक। अच्छा, ये हमारा क्या है? ये हमारा आउटपुट करंट है, मतलब दैट इज आईसी। ये हमारा क्या है? ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, यानी वीसीई। ये हमारा ग्राफ कौन सा है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें वी कैन सी द 3 रीजियंस। आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स कि अभी मैं आपको बताया है कि अगर आपका ट्रांजिस्टर ऑफ हो, ऑफ, देन इट्स इन द कट ऑफ रीजियन। ट्रांजिस्टर इज ऑफ तो कट ऑफ रीजियन, तो कट ऑफ रीजियन। तो अगर ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजियन में रखना है, मतलब आपको ट्रांजिस्टर को यूज करना है एज अ ऑफ स्विच, एज अ ऑफ स्विच। तो ट्रांजिस्टर को ऑफ स्विच में यूज करने के लिए ना स्टूडेंट्स, आपका बेस एमिटर रिवर्स बायस होना चाहिए, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ट्रांजिस्टर को अगर ऑफ स्विच की तरह बिहेव करना है तो एमिटर बेस रिवर्स बायस, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, ऑफ स्विच, इधर ऑफ स्विच। अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांजिस्टर ना ऑन स्विच की तरह बिहेव करे, ऑन स्विच की तरह, यानी सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन मोड यानी ट्रांजिस्टर इज ऑन स्विच। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरह बिहेव करे, तो आपका बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस इज रिवर्स बायस, ऑन स्विच। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजियन में काम करे, मतलब एम्पलीफायर, तो आपका बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड बायस, बराबर। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन एम्पलीफायर। तो दीज आर द 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन, जहां पे ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच, ऑन स्विच एंड एम्पलीफायर की तरह काम कर सकते हैं, एंड दैट वी अंडरस्टूड यूजिंग द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, बराबर। वेरी गुड। तो ना स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का टॉपिक खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट लॉजिक गेट्स। हम लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविज लर्निंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।